डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे फिलीपींस जो है वो सीख कर रहा है फ्रेंडशिप टूवर्ड्स इंडिया एंड जापान। या फिर बात करूं कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ ना ह्यूमन हेल्थ पे एक असर डालती है, बल्कि ओवरऑल जो ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी है या फिर बात करूं कि ह्यूमन लाइफ जो है या फिर इकोनॉमी पे बात करूं तो कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अभी जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि हमारा फोकस है करंट अफेयर्स पे, तो होता ही है, बट उसके साथ साथ में हमारा फोकस एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है हमारी उस पर भी रहता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि आपकी पर्सनैलिटी एक ओवरऑल जब ग्रूम होती है तभी आप लाइफ के अंदर एक अचीव जो गोल है वो आप कर पाते हैं। बिकॉज डजेंट मैटर आप कितने भी अकेडमिकली एक्सेल कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, आपकी एक ओवरऑल ग्रोथ जो है उसको डिफाइन करती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा ध्यान दें। इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज एक नया कोड शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज इन योर लाइफ। अब मैं सिर्फ आपके साथ कोड ही शेयर नहीं करता हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल टिप जो है वो भी शेयर करता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर डेली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज का जो कोड है आप सभी के लिए वो ये है दोस्तों कि ऑप्टिमिज्म इज द हार्ट बीट ऑफ एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। अब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिफाइन होती है आपकी ऑप्टिमिज्म से। अभी मान लीजिए कि आप एक तरीके से आप हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई के अंदर भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, बट एक ऑप्टिमिज्म जब तक नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में तब तक आप एक जो ऊंचाई है या फिर एक जो आपने सेट किया हुआ है गोल वहाँ तक अचीव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑप्टिमिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर, अब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव साइड्स है या फिर एक अच्छे मोमेंट्स ही आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे चीज़ जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करती है। तो ऐसे में जो एक ग्रेट या इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी का जो एक मालिक होता है वो अपने आप को हर सिचुएशन में ऑप्टिमिज्म रखता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब यही होता है कि आप हर सिचुएशन में, चाहे वो किसी भी सिचुएशन हो, चाहे हार्ट ब्रेकिंग हो या जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, कभी कम मार्क्स आ जाने या फिर किसी एग्जाम में फेल हो जाना या फिर इन जनरल भी अगर किसी आप फेलियर से गुजर रहे हैं, तो उस समय पे ज़रूरत है कि आप अपने आप को ऑप्टिमिस्ट रखें। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। बिकॉज एक बार आप वहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गए, यानी कि यार आप किसी सिचुएशन के अंदर ऐसा फंस गए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब चीज़ें सॉल्व नहीं होगी आगे, तो ऐसे में आप उस सिचुएशन को और वर्सन अप करते जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, यानी कि सकारात्मक अगर आप उस सिचुएशन में रहेंगे, तो आपको एक इंटरनली एक आपको पॉइंट में मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी फेस चल रहा है, इससे मैं बिल्कुल बाहर आ सकता हूँ एंड चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। जब ये सोच आपकी रहेगी ना कि आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, तभी रियली में आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। एंड अगर आप सोचते हैं कि चीज़ को, तो डेफिनेटली आप उसे कर भी सकते हैं। तो अगर आप सिचुएशन में ऐसा सोच लेंगे कि नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं है या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे में आप उस काम को या उस चीज़ को जो है असली में भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिमिस्ट सिचुएशन या फिर ऑप्टिमिस्टिक एक सोच रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऑप्टिमिज्म बना अपना जो नेचर है उसको रखें। अब आप कहेंगे सर ऑप्टिमिस्ट तो ठीक है, लेकिन उसको करें कैसे? तो मेरा जवाब होगा कि आप ऑप्टिमिस्ट जो है, आप किसी भी सिचुएशन की दो पहलू ज़रूर होते हैं। आप आपको लगता है कि एक काफ़ी प्यारा कोट भी है, अगर आप सुना होगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपको चिंता क्यों करनी है? अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी आपको क्यों चिंता करनी है? तो इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है या फिर आपके पास कोई भी ऐसा एक मौका आता है जहाँ पे आपको लगता है कि नई चीज़ें ढंग से नहीं जा रही, तो उस समय पे आप उसके जो आउटकम्स हैं वो सोच सकते हैं कि अगर मैं आप इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, आप कीजिए, तो आपको एक सकारात्मक सोच मिलेगी। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्टिमिस्टिक जीवन में है अपने अंदर या अपनी लाइफ के अंदर ऑप्टिमिस्टिक नेचर जो है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। ये था आज का कोट आप सभी के लिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है आप सभी के लिए, वो है कि मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर ने जो साथी पोर्टल है उसे लॉन्च किया है, एंड साथी पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है, अगर आप वेल अवेयर हैं गवर्नमेंट की स्कीम से, तो वेल एंड गुड, अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए दूसरों के लिए, दूसरों को मदद होगी इससे। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सा रिसर्च कर लीजिए।
थोड़ा सा इसके बारे में आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, देन उसके बाद अपना आंसर जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज एज यू नो जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आप उसे लंबे ड्यूरेशन तक याद रख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये था सवाल। नाउ आज है 22 ऑफ नवंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है इंडिया जापान कन्वर्ज साउथ ईस्ट एशिया। अभी डिफरेंस आपको पता है कि कैसे चाइना का जो डोमिनेंस है वो साउथ चाइना सी के अंदर, या बात करूँ कि पूरा जो एक रीजन है साउथ ईस्ट एशिया उसके अंदर अपना एक डोमिनेंस है वो चाइना क्रिएट करता जा रहा है। तो ऐसे में कुछ कंट्री जो है वो एक सूटेबल फ्रेंडशिप की ओर देख अग्रसर है, यानी कि जो चाइना डोमिनेंस है उसको ख़त्म करने के लिए जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं ये सभी एक पोटेंशियल ऐसे दोस्त की खोज में है जो इस चाइना का जो डोमिनेंस है उसको रोकने में उनकी मदद कर सके। तो ऐसे के अंदर फिलीपींस ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है इस चीज़ को लेकर। ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स प्रोमोटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी जापान एंड इंडिया। अभी चाइना का जो एक बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके कारण क्या हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफ़ी बढ़ गए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। इसीलिए जो फिलीपींस है एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट या सिक्योरिटी के लिए जापान और इंडिया की ओर अग्रसर है, यानी कि जो चाइना का बढ़ता हुआ इम्पैक्ट है उसको रोकने के लिए या फिर उसके जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उनको काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने रास्ता अपनाया है दोस्ती करने का फ्रॉम जापान एंड इंडिया। अब सोवरेनिटी है वेस्ट फिलीपीन सी के अंदर। अब जो वेस्ट फिलीपीन सी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिला है चाइना। अभी ऐसे में जो फिलीपींस का प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर securing sovereignty in the West Philippine Sea against China interest in the Indo-Pacific region is concerned in the country's foreign policy। अभी बार बार चाइना का एक कहते हैं ना कि दखल अंदाजी करना, तो उस वजह से क्या हो रहा है फॉरेन पॉलिसी से इम्पैक्ट हो ही रही है। तो इससे जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है वो काफ़ी परेशान है इन सभी चीज़ों से। जो वेस्ट फिलीपीन सी है इसके अंदर चाइना आए दिन कुछ ना कुछ एक अपनी जो डोमिनेंस है या फिर एक फॉरेन पॉलिसीज है उनको लेकर फिलीपींस को काफ़ी अंडर प्रेशर डालता रहता है। तो ऐसे में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है यानी कि फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर वो एक यानी कि कॉर्नर स्टोन करना चाहते हैं, यानी कि एक साइड में रखना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को, ताकि जो फॉरेन पॉलिसी है इतने सालों से अटकी पड़ी है या फिर जो इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो अपनाना चाहते हैं उसके अंदर चाइना बीच में एक हर्डल क्रिएट कर रहा है। तो इस हर्डल को हटाने के लिए फिलीपींस जो है वो एक फ्रेंडशिप है वो सीख कर रहा है। तो जापान फिलीपीन पार्टनरशिप आपको बताऊं तो ऑलरेडी जो ऐसा नहीं है कि आज की बात है जहाँ पे फिलीपींस सीख करा फ्रेंडशिप फ्रॉम जापान। पहले भी ऐसी कुछ चीज़ें या फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे चाइना या फिर मैं बात करूँ कि जापान एंड फिलीपींस के जो रिलेशंस है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज जापान जो है एक मेजर इन्वेस्टर है फिलीपींस के अंदर, साथ ही ओवरसीज डेवलपमेंट जो है असिस्टेंस करता रहता है फिलीपींस को। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो उसके अंदर जापान ऑलरेडी मदद करता आ रहा है फिलीपींस की, विद ग्रोइंग मोमेंटम इन बायलैटरल टाइज इंक्लूडिंग डिस्कशंस ऑन द रेसिप्रोकल एसेट्स एग्रीमेंट्स एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस। अभी चाहे बात करूँ सिक्योरिटी असिस्टेंस की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, तो जापान जो है एक मेजर रोल प्ले करता है एज इन्वेस्टर इन फिलीपींस। अब इंडिया के अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जापान के साथ ही, बट फिलीपींस जो है वो इंडिया के साथ भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे टाइज के अंदर है। हाल ही के अंदर हमने देखा कि कैसे हाई लेवल विजिट जो है यानी कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं फिलीपींस के, उन्होंने हाल ही के अंदर इंडिया विजिट किया था। उसके साथ साथ में कोस्ट गार्ड के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि कुछ शिप जो है वो फिलीपींस को दी जा सके। साथ हेलीकॉप्टर जो है वो ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुका है फिलीपींस फ्रॉम इंडिया। साथ ही कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन या ग्रोइंग स्ट्रेटेजी जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोनों ही देश। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रेंडशिप है चाइना को काउंटर करने के लिए यह नई है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे ये दो इंसिडेंट्स हैं, ये ऑलरेडी तीनों ही देशों के बीच में ऑलरेडी अच्छे खासे टाइज है। तो अब इन चीज़ों को और आगे लेके जाना है, टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना है। अभी हैजिंग स्टडीज़ की बात करूँ दोस्तों तो फिलीपींस ऑलरेडी ऐसे स्टेप्स ले चुका है जहाँ पे वो अपनी इंटरडिपेंडेंसी है चाइना पे वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे पावर को लेकर हो। पावर प्रोजेक्शन की बात करूँ या फिर अलग ही जो फॉर्जिंग रॉबस्ट टाइज है विद रीजनल अलायंस लाइक जापान एंड इंडिया। अभी ऐसे कुछ जो ऑलरेडी दोनों के चाइना और फिलीपींस के बीच में जितना भी एक टाई बीच में बना हुआ है या फिर जो भी ट्रेड ये दोनों कंट्रीज करते हैं, तो इन सभी को बंद करके एक अल्टरनेटिव और फ्रेंडली नेचर वाले कंट्रीज के साथ में फिलीपींस अपना एक रुख जो है वो अपनाता हुआ नज़र आता है। अब जापान या इंडिया रीजनल इंगेजमेंट की बात करूँ तो जापान और इंडिया जो है वो ऑलरेडी अब काफ़ी अच्छे दोस्त है, बिकॉज आपको पता है कि जो फॉर्मर
प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो शिंजो आबे, तो उनके साथ काफ़ी अच्छे टाइज थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे वो भारत के साथ में। तो ऐसा पहले भी हमें देखने को मिला है, जहाँ पे इंडिया एंड जापान का जो एक टाई है वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है। तो both countries bolstered engagement in the Southeast Asia, aligning with the regional desire to diversify strategic partners amid US-China competition। अब US चाइना का जो एक कंपटीशन चल रहा है इस रीजन के अंदर, तो इस कंपटीशन के अंदर क्या हो रहा है कि, या फिर इस जो दोनों ही देशों के बीच में, US और चाइना के बीच में जो हसल चल रही है, तो इस चीज़ के अंदर हो क्या रहा है कि जो बाकी देश है उनको सफ़र करना पड़ रहा है, यानी कि बिकॉज आपको पता है कि ये जो रीजन है ये एक वॉर प्रोन एरिया है, यहाँ पे कभी भी चाइना एंड यूएस के बीच में वॉर हो सकती है। तो ऐसे में बाकी देश जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंताजनक है। तो ऐसे में ये जो डेवलपमेंट की बात होती है, या फिर जितने भी चीज़ें होती है ना प्रोजेक्शन की, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करने की, तो इन सभी को लेकर बोथ कंट्रीज, चाहे वो मैं बात करूँ इंडोनेशिया की, या फिर मलेशिया की, या फिर फिलीपींस जो है, इन सभी को एक अल्टरनेटिव जो पार्टनर है उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया एंड जापान, आपको पता है क्वाड के मेंबर्स ऑलरेडी हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस रीजन में, एंड वो द कंट्रीज जो है अगर वो अपनी पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, इंडिया एंड जापान अपनी पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, तो इस वॉर के एरिया के अंदर भी, वॉर प्रोन जो एरिया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। अब इंडिया पैसिफिक रीजन जो है, जापान एंड इंडिया शेयर विजन ऑफ इंडिया पैसिफिक रीजन अलाइन स्ट्रेटेजिकली emphasizing security cooperation, joint military exercise and third country collaboration models like Asia Africa growth and corridor। अभी इंडिया जापान के जो स्टाइल्स है आपको पता है ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे में कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के साथ आपस में एक दूसरे का हाथ मिलाना, चाहे थर्ड कंट्री कोलैबोरेशन हो, चाहे वो मैं बात करूँ श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, तो इन सभी के साथ भी इंडिया एंड जापान जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को जो है एक नए, या फिर एक चीज़ों को, यानी कि ट्रेड हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, इन सभी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके। अब ऐसा ही कुछ एक ऑपरेशन, यानी कि एक मॉडल जो है इंडिया जापान का, वो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अब ये ऑलरेडी एक प्रोग्रेस में है, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ये इसके कारण ये जो एक कॉरिडोर था AAGC, इसको काफ़ी पॉज मिला है। तो इसके अलावा अल्टरनेट चीज़ें जो है वो भी ये दोनों देश जो है वो देख रहे हैं। शेयर थ्रेट परसेप्शन की बात करूँ तो इंडिया एंड टोक्यो परसीव एन असर्शन चाइना सिमिलरली ड्राइविंग देयर डिफेंस कोऑपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन थर्ड कंट्री डेवलपमेंट मॉडल स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया। अभी चाइना का डोमिनेंस को बढ़ते हुए देखते हुए दोनों कंट्रीज जो है, बिकॉज पोटेंशियल ये एक दोनों कंट्रीज काउंटर कर सकती है चाइना को, तो ऐसे में ये दोनों बिग कंट्रीज हैं डेवलपिंग फेज में, जापान ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ऐसे में अगर ये दोनों कंट्रीज साथ में आती हैं, तो चाइना का जो हमें देखने को मिलता है डोमिनेंस, वो तो हम कम करेंगे ही, बट उसके साथ साथ में साउथ ईस्ट एशिया जो डेवलपमेंट है उसके मॉडल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है दोनों कंट्रीज। थर्ड कंट्री पार्टनर्स की बात करिए मैंने, जैसे ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है, चाहे इंडिया जापान की बात हो, चाहे बांग्लादेश या श्रीलंका की बात हो, तो आपस में एक रीजनल डेवलपमेंट जो है, ये सिक्योरिटी है, उसको बढ़ाने के लिए इंडिया एंड जापान भी जो है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ में अपना एक रिलेशन है वो बढ़ा रही है। इंडिया जापान कॉर्पोरेशन जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो जब बात आती है इंडो पैसिफिक रीजन की, तो वहाँ पे जब इंडिया जापान जो अपना कॉर्पोरेशन जब बढ़ाते हैं, तो एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट हमें नज़र आता है। तो इंडिया के जो टाइल्स हैं विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, चाहे वो श्रीलंका हो, जापान हो, या जो भी कंट्रीज हैं, कंसिडरिंग थर्ड पार्टी डेवलपमेंट मॉडल विद जापान इन द ग्रेटर इंडो पैसिफिक रीजन ऑफर्स अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी अमिड यूएस चाइना कंपटीशन। अभी चाहे कितना भी कंपटीशन हो यूएस चाइना के बीच में इस रीजन के अंदर, बट स्टिल कंट्रीज हैव टू डेवलप। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के थ्रेट के बीच में जो कंट्रीज है डेवलप नहीं करेंगे, बिल्कुल डेवलप करेगी, बट दे हैव टू नीड अ अल्टरनेटिव सोर्स फॉर दैट। एंड इसी के लिए जो बाकी कंट्रीज है, जितने भी छोटे नेशंस हैं इस रीजन के अंदर, उन्होंने एक सीख किया है कॉपरेशन विद स्पेशली इंडिया एंड जापान, बिकॉज दे बोथ आर बिग कंट्रीज एंड दे आर डेवलप्ड। तो ऐसे में जब एक पोटेंशियल फ्रेंड जब मिल जाता है ऐसा, ताकि उनकी मदद करे, तो यस दैट क्रिएट्स अ वेल एंड ग्रेट इकोनॉमी इन दिस रीजन। तो इस रीजन के अंदर काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, तो ये दोनों पार्टीज जो हैं इंडिया एंड जापान, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यार ये था हमारा पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। अभी आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है वो दुबई के अंदर होने वाली है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। तो इसी चीज़ को लेकर बात करेंगे, कैसे जो बदलता हुआ मौसम है, अभी बदलता हुआ क्लाइमेट है, ये ना कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ तो एक इम्पैक्ट डालता ही है, बट साथ साथ में इकोनॉमिक जो है वो कैसे वल्नरेबल करता है।
तो वनरेबल हेल्थ केयर सिस्टम की बात करूँ तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि कोविड-19 में हम सभी ने देखा है कि कैसे एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एंड मोमेंट पे ही तैयार होता है। बिकॉज अगर पहले से ही इतनी प्रिपेयर्डनेस रहती तो आई डोंट थिंक कि इतनी जो जाने हमने गंवाई है वो हम गंवा पाते। तो इंडियाज अनसफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजेस इस पॉपुलेशन टू सेवर हेल्थ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। अभी चाहे क्लाइमेट चेंज से होने वाली हेल्थ रिस्क हो या फिर इन जनरली अगर कोई एक कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है तो उसमें भी ऐसा कोई खासा हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसे में जब भी एक ही जो कहते हैं ना कि इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये तो आपके हाथ में नहीं है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज आपके हाथ में नहीं है, बट स्टिल ये जो चीज़ें है ना कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण जो भी बीमारियां फैलती हैं तो इसको लेकर इंडिया क्योंकि इतना प्रोन है टुवर्ड्स हेल्थ केयर रिस्क, तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको रोबस्ट किया जाए, इंक्लूडिंग सिकनेस एंड इंक्रीज मोर्टेलिटी। अब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट हेल्थ केयर इफेक्ट्स जो पड़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इलनेस एंड डेथ while indirectly impacting nutrition, reducing working hours and amplifying climate induced। अभी जब क्लाइमेट चेंज जब होता है अभी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे सर्दी जो बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ अभी आपको पता है इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर, तो ऐसे में अगर इतनी लेट सर्दियाँ जब आती है, फिर बात करूँ कि जब गर्मियाँ ऑलरेडी काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी आपको लगता है एक तरीके से गर्मी आ जाती है। तो ये जो एक पैटर्न चेंज हुआ है इसके कारण जो हेल्थ एंड डेथ्स हैं वो तो बढ़ती ही है, बट इसके साथ साथ में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इस चीज़ का, यानी कि क्लाइमेट चेंज का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारी न्यूट्रिशन के ऊपर, रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स के ऊपर और एम्पलीफाइंग जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड स्ट्रेस है वो बढ़ता है। बिकॉज आपको पता है कि जब क्लाइमेट इतनी रैपिडली चेंज होगा या फिर ढंग से कोई भी सीज़न जो है चाहे सर्दी ज़्यादा पड़े, चाहे वो एक टाइम पे गर्मी भी अगर ज़्यादा पड़ रही है, तो उस समय पे क्या होता है कि क्रॉप्स पे एक नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब क्रॉप्स ढंग से उगेंगी नहीं, एक प्रॉपर टेम्परेचर है उनको वो मिलेगा नहीं, तो वो ढंग से ग्रो नहीं करेगी। उसके बाद जो क्या होगा कि जब क्रॉप्स ढंग से ग्रो नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिशन लेवल पे बात करता हूँ आपसे, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। अब जब किसी व्यक्ति की किसी भी मौसम के अंदर एकदम तबीयत खराब होती है या फिर सिकनेस जब आती है, तो डेफिनेटली वो किसी काम को लेकर काम को ढंग से नहीं कर पाएगा, फुल फोकस के साथ नहीं कर पाएगा, तो उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद क्या होगा, वर्किंग आवर्स तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे ही। अब ऐसे एक व्यक्ति से करने नहीं, बट धीरे धीरे अगर हर व्यक्ति को अगर क्लाइमेट चेंज के कारण बीमारी होती ही है लगभग ऑलमोस्ट, तो क्या होता है कि इससे वर्किंग आवर्स जब कम होते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये जो चीज़ है ना कि हमारे ही कुछ ऐसे एक्शन के कारण अगर क्लाइमेट चेंज इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और उस क्लाइमेट चेंज के कारण ही हमारी हेल्थ वाइज तो हम सफ़र कर रहे हैं, बस उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है वो भी सफ़र कर रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एम्पलीफाई कर देती हैं, कुछ क्लाइमेट इंड्यूस जो स्ट्रेस है अमंग पॉपुलेशन उसको भी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर राइज की बात करूँ तो जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर सभी कंट्रीज ने एक प्रण लिया था कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाने देंगे, बट स्टिल अभी इसी साल जो है वो एवरेज टेम्परेचर की बात करूँ, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री तक बढ़ गया है। एंड आप इसको ऐसा मत समझिए कि जस्ट 2 डिग्री मैं बात करूँ 2 डिग्री जो होता है वो काफ़ी एक बड़ा नंबर है इन टर्म्स ऑफ मैं बात करूँ ग्लोबल टेम्परेचर की। तो इंडियन रीजन है uninhabitable while the Paris Agreement goal to cap the temperature rise at 1.5 degree Celsius seem increasingly exclusive। वही जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिस्कस किया था कि सभी लोग सभी देश जो है वो इस 1.5 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखेंगे, बट स्टिल अभी इसको क्रॉस कर चुके हैं। रिकॉर्ड क्लाइमेट एक्सट्रीम की बात करूँ तो रिसेंट ईयर्स के अंदर हुआ क्या है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हमें देखने को मिला है। आपको पता है कि गर्मियों के अंदर लगभग मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ राजस्थान में, यहाँ तो लगभग 48-50 के आसपास डिग्री सेल्सियस जो है वो इनका तापमान चला जाता है। तो दैट इज़ शॉकिंग। एंड हीट वेव जो है वो बीमार करती है लोगों को इनडायरेक्टली। एस्केलेशन इन क्लाइमेट इमर्जेस अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड्स एंड ओवरऑल हेल्थ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब इतनी गर्मी पड़ेगी या फिर एक्सट्रीम में किसी भी जगह पे सर्दी पड़ेगी, अनइवन मौसम का चेंज होना या फिर टाइमली किसी भी वेदर का या फिर क्लाइमेट का सही से या मौसम का ढंग से अकड़ना होना, तो ऐसे में ये फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट नेगेटिवली करता है, लाइवलीहुड्स को एंड ओवरऑल हेल्थ जो है उसको इम्पैक्ट नेगेटिवली हम करता है।
अभी जब इम्पैक्ट ऑन मॉर्बिलिटी की बात करूँ तो जब क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये तो बढ़ती है, बट कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो भी बढ़ती है, पोटेंशियली फैसिलिटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग वेक्टर्स एंड अल्टरिंग इन्फेक्शन सीजनैलिटी। अभी ये जो कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं, चाहे बात करूँ कि मॉस्किटोज हैं बारिश के मौसम में, या फिर अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, कफ एंड कोल्ड का जो टाइम होता है, एक अगर आप फेस कवर नहीं करेंगे, ओपनली घूमेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं या फिर एक दूसरे के टच में जब आते हैं तो ऐसी चीज़ें जो है वो रैंडमली बढ़ जाती है, बिकॉज क्लाइमेट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली या फिर इसका जो नेचुरल तरीका है चेंज होने का वो ऐसे चेंज नहीं हो रहा है, बट हमारे ही कुछ प्रैक्टिस के कारण ये जो नेगेटिवली ये जो क्लाइमेट है वो अप डाउन की सिचुएशन जो हमें देखने को मिलती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो, मैं बात करूँ, राइजिंग टेम्परेचर कॉन्ट्रीब्यूट टू किडनी इंजरीज ड्यू टू क्रॉनिक हाइड्रेशन, वर्सन क्रोनिक ऑब्जर्वेशन एंड पल्मोनरी डिजीज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो हेरिडिटरी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या टीवी है, डायबिटीज़ है, तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे है तो आपको टच करूंगा तो आपकी हो जाएगी, तो ऐसी कुछ डिजीज होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेबल जो है वो एक मॉस्किटो ने अगर आपको काटा तो आपको हो जाएगा, एंड देन वही मॉस्किटो अगर मुझे काटेगा तो मुझे भी मलेरिया डेंगू हो जाएगा, तो ये है कम्युनिकेबल। ऐसी चीज़ें तो बढ़ती ही हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वही बढ़ जाती है जब मैं बात करता हूँ क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो होता क्या है कि जो किडनी की इंजरीज है वो क्रोनिक डिजीज डिहाइड्रेशन कारण बढ़ जाती है, क्रोनिक ऑब्जेक्शन वो बढ़ जाता है, पल्मोनरी डिजीज है उनके अंदर राइज देखने को मिलता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब क्लाइमेट चेंज के कारण ये डिजीज जो है ये एक इम्पैक्ट करती है पब्लिक हेल्थ को भी। तो मेंटल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, अब आपको पता है कि मेंटल हेल्थ जो है उस समय पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो कई लोगों को इस चीज़ से काफ़ी परेशानी होती है। अब देखा होगा कई लोगों की सर्दी से एक एलर्जी होती है, तो हाथ पाँव जो है वो एक तरीके से सोलह हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण क्या होता है कि मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस क्लाइमेट चेंज से। Climate induced stress, extreme weather conditions often result in mental health issues like depression and post-traumatic stress, which are largely overtook in India's healthcare system. अर्बन हेल्थ चैलेंज की बात करूँ तो अभी होता क्या है दोस्तों कि आपको पता होगा कि अगर आप में से कुछ लोग अगर गांव में रहते हैं या आप में से गांव में घर होगा तो आपको पता होगा कि इस समय पे शहर में इतनी सर्दी नहीं है एज़ कम्पेयर टू गाँव में जितनी सर्दी है। बिकॉज कारण क्या है कि रूरल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा रैपिडली हो रहा है, अनइवनली हो रहा है, मतलब कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो शहर है वो ऑलरेडी नियर बाई ही है। तो ऐसे में धीरे धीरे रैपिड अर्बनाइजेशन होना, तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज को एक नेगेटिवली इम्पैक्ट ज़रूर करता है। एक्सपीरियंस द वर्स्ट इफेक्ट इंक्लूडिंग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एंड रिजल्टिंग हेल्थ इश्यूज। अभी अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक एरिया है, यानी कि एक अर्बन एरिया, शहरी एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब क्रिएट होती हैं तो वो एक हीट ट्रैप करने का काम करती है। अब एज कम्पेयर टू जहाँ पे एक सर्किल के अंदर, मान लीजिए आपको समझाता हूँ, मान लीजिए सर्किल के अंदर एक बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो जब इस एरिया में बिल्डिंग्स बनी हुई है तो इस एरिया के अंदर गर्मी बहुत होगी, बट इसका जो आउटर एरिया होगा उसके अंदर एज कम्पेयर टू थोड़ा ठंडा इलाका होगा, बिकॉज बिल्डिंग्स क्या करती है, हीट ट्रैप करने का काम करती है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें है ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना या फिर रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण क्या होता है कि जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है, उसके बाद में हमें जो इम्पैक्ट है हेल्थ इश्यूज़ पे वो देखने को मिलता है। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ की बात करूँ तो इनको मिटाने के लिए, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो उठा सकती है सरकारें या फिर हम लोग भी। एक बार कॉम्प्रिहेंसिव डाटा गैदर करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या जो एक डेटा है उसका क्या, बिल्कुल जब डेटा है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंटरवेंशन दैट फोकसेस ऑन बेटर अर्बन प्लानिंग, ग्रीन स्पेसेस एंड वाटर कंजर्वेशन एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। अभी चाहे अर्बन प्लानिंग की बात हो, चाहे ग्रीन स्पेसेस की बात हो, यानी कि गार्डन वगैरह इस्टेब्लिश करना, फिर वाटर कंजर्वेशन, ये सभी चीज़ें हैं वो स्ट्रेटजी अपना सकती है सरकार, ताकि जो इम्पैक्ट होने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको रोका जा सके। मल्टी लेवल एक्शन रिक्वायर्ड ज़रूरत है, बिकॉज एक ही चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे काम नहीं होगा, अलग अलग लेवल पे एड्रेस करना पड़ेगा क्लाइमेट हेल्थ को, चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल हो चाहे रीजनल हो चाहे लोकल लेवल पे, हर लेवल पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो क्लाइमेट है उसके कारण क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको काउंटर करने की जल्द से जल्द जरूरत है। अब इसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हो रही है दुबई में,
and emphasizing the need for policy making based on research, concentrated efforts and across government and research bodies. अब जो भी रिसर्च बॉडीज हैं चाहे गवर्नमेंट है, इन सभी को एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस चीज़ का, क्लाइमेट चेंज का, वो उसको मिटिगेट कर सके एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है हम सभी जी सकें। तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू हेडलाइंस। आज कुछ हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं, करंट अफेयर्स भी हैं आपके लिए। मालदीव ने कहा है कि वो धीरे धीरे क्या करेगा कि फोर्टिफाई करेगा आइलैंड को, यानी कि जो देश है उसको धीरे धीरे फोर्टिफाई करने की कोशिश करेगा। फोर्टिफाई का मतलब होता है कि किलाबंदी। अब किलाबंदी का मतलब होता है कि आसपास एक तरीके से दीवार खड़ी कर देना। बिकॉज मालदीव का ये कहना है कि धीरे धीरे जो सी का लेवल है उनके देश के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यही एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, ये है क्लाइमेट चेंज का। बिकॉज जहाँ पे धीरे धीरे जो सी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसा टाइम जब आएगा जब पूरा देश जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाले आंकड़े सामने आते हैं। पंकज आडवाणी, जिसने आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, उन्होंने जीता 26th IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ग्लोबल फिशरीज की कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो ये हो रहा है गुजरात के अंदर, और साथ ही अंदर जो USA और इंडिया की स्पेशल फोर्सेज है उन्होंने शुरू किया है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, जो कि है स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज इन मेघालय। तो या दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए अपने आंसर्स, आपका जो भी सवाल है, जो भी आपकी क्वेरीज है, सजेशन जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, आप नीचे देख सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन सभी चैनल्स पे, व्हाट्सएप, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम पे। So yeah, that's it. This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.